हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हमने चैप्टर के सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। हमने लास्ट लेक्चर में स्टोरेज वाले पार्ट को देखा था। हमने बायोटिक और एबायोटिक कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके ग्रेन्स को अफेक्ट पहुंचा सकते हैं, हार्मफुल हैं आपके ग्रेन्स के लिए, और कैसे स्टोरेज किया जाता है ग्रेन्स का, हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, कैसे इनको ऑब्जर्व करते हैं, कौन से साइंटिस्ट का रोल है इनकी डिस्कवरी में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप क्या क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, किन किन किंगडम के अंदर अरेंज किया गया है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर कोई सेल नहीं प्रेजेंट है ना, नॉन सेलुलर एंटिटी है। इसके बाद में सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा कि कौन कौन से पैथोजेंस है जिनसे डिफरेंट डिजीजेज हो रही हैं, जो कि डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। A large number of living organisms can be seen around us, ठीक है, including plants and animals। ठीक है, हमारे सराउंडिंग काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं बेटा, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेरी minute or microscopic in size। ठीक है, some living organisms are very minute or microscopic in size। These microscopic cells of लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये जो माइक्रोस्कोपिक सेल है या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज माइक्रोस्कोपिक सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर इनको बोलते हैं बेटा माइक्रोब्स। क्लियर? तो अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन अराउंड अस। हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में काफ़ी अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है बेटा, है ना, डाइवर्स है नेचर, और नेचर में अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। कुछ ह्यूमंस है, कुछ इंसेक्ट है, कुछ प्लांट्स है, प्लांट में भी अलग अलग टाइप के हैं, हर्ब है बेटा, श्रब है, ट्रीज हैं। इसके बाद में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं, जैसे एल्गीज, है ना, और इनका जो हैबिटेट है वो भी डिफरेंट है ना। इसके बाद में कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे जो कि बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट साइज के हैं, या फिर बोल सकते हैं एक सिंपल सेल है। इन सेल्स को हम डायरेक्टली विजिबल नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोपी। आजकल हमारे
जो दिखते हैं आप अपने सराउंडिंग, जैसे लैब के अंदर या फिर यूनिवर्सिटी में जो नेशनल लेवल की लैब्स होती हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे अलग अलग माइक्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी हुई थी, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चला था, तो उस टाइम पे इतने ज़्यादा एडवांस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुए थे। ठीक है, इतने ज़्यादा एडवांस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने एडवांस टाइप के जो माइक्रोस्कोप्स हैं उनका डेवलपमेंट नहीं होता, उनको कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया था। तो बहुत ही सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप था जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है, तो कुछ माइक्रोस्कोपिक सेल्स होती हैं या फिर कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हमें इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं बेटा हम माइक्रोस्कोपी। और इन माइक्रोस्कोपिक साइज रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को और या फिर इनकी सेल्स को बोलते हैं बेटा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर कई बार लिखा होता है माइक्रोब्स, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर दूं मैं इसको। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा कि हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेटा आप डायरेक्टली देख सकते हैं, जैसे प्लांट्स को आप डायरेक्टली देख सकते हो, एल्गीज की कॉलोनीज को आप डायरेक्टली देख सकते हो। बहुत सारे फंगस होते हैं बेटा जैसे मशरूम, जिनको आप डायरेक्टली देख सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बहुत ज़्यादा माइन्यूट साइज के हैं जिन्हें आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। माइक्रोस्कोपी is a device or an instrument which is used to observe microscopic ऑब्जेक्ट। ठीक है, माइक्रोस्कोपी इज अ डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हमें इस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, इस डिवाइस की जरूरत होती है, जिसे बोलते हैं बेटा हम माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोपी भी अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा। सिंपल माइक्रोस्कोपी होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी होता है, ऐसे ही ऑप्टिकल या फिर लाइट माइक्रोस्कोपिक होता है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है, सैम टैम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है। तो बहुत बहुत अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोपी हैं और जैसी जिन जगह पर जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इनको यूज़ किया जाता है बेटा। जैसे कुछ सेल्स होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की या फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर की ज़रूरत होती है, तो हम बहुत ज़्यादा एडवांस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो बहुत से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, तो हमें एडवांस टाइप के माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत होती है, जैसे सैम और टैम की। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये दोनों टाइप है बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर आपको जनरल इंफॉर्मेशन के लिए।
जो बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, जो बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो सबसे ज़्यादा एडवांस टाइप की है, और दो तरह की होती है बेटा ये, एक होती है सैम, दूसरी होती है बेटा टैम। ये थोड़े एडवांस टाइप के हैं। कैसे हैं बेटा? ये एडवांस टाइप के हैं। तो सैम और टैम जनरली आपको माइक्रोस्कोपी के अगर आप टाइप देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा एडवांस टाइप के माइक्रोस्कोपी है, काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा ये, और इनका यूज़ बड़े बड़े नेशनल लैब्स के अंदर किया जाता है। जैसे वायरस को स्टडी करने के लिए भी इन माइक्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर हम एक ब्रांच का नाम लिखते हैं बेटा, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स with the study of microorganisms by using microscopy is called माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स बाय यूजिंग माइक्रोस्कोपी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो साइंस की एक बेटा ब्रांच है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी, और इस ब्रांच का नाम है माइक्रोबायोलॉजी। क्या नाम बेटा? माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच है एक जिसके अंदर माइक्रो साइज के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है, और स्टडी करने के लिए यहाँ पर माइक्रोस्कोपी की जरूरत होती है। तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय यूजिंग माइक्रोस्कोपी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद देखेंगे बेटा हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने माइक्रोस्कोपी देखी है ना, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप होता है बेटा, लाइट माइक्रोस्कोप होता है, ऐसे ही सबसे एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जहाँ पे ये सैम और टैम दोनों इसके टाइप है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और टैम है बेटा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये जनरली वायरसेस के लिए या फिर बहुत से छोटे छोटे जो सेल्स होती हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है ना, स्टडी करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो हमने एक ब्रांच का नाम भी लिखा माइक्रोबायोलॉजी। कई बार इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम देखते हैं 5 किंगडम। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेना बेटा, एक पॉइंट और लिख लेना कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज ऑब्जर्व्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जो फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसने डिस्कवर किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो कई बार एवी ल्यूवेनहॉक लिखा होता है, कई बार एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक लिखा होता है। तो फर्स्ट सेल को भी, फर्स्ट लिविंग सेल को भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही डिस्कवर किया था। फर्स्ट बोल सकते हैं हम प्रोटोजोन्स को भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। बैक्टीरिया को भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इसलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इस पॉइंट को हम लिख भी लेंगे जब हम बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। अभी हमें डिस्कस करना बेटा 5 किंगडम।
क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बेटा हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, तो इनको किन किन ग्रुप में डिवाइड किया गया है ये आपको कम से कम पता होना चाहिए। तो इस वाले थोड़ा सा एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं बेटा हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। ये क्लासिफिकेशन जो दिया था वो एक साइंटिस्ट ने दिया था और इसका नाम है, साइंटिस्ट जो थे देने वाले इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को, उनका नाम है R.H. विटेकर। क्या नाम है? R.H. विटेकर। ये R.H. विटेकर एक साइंटिस्ट है, ये R.H. विटेकर एक साइंटिस्ट है और इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारी अर्थ पे उन्हें इन फाइव किंगडम्स के अंदर इन्होंने डिवाइड किया था। और डिवाइड किस तरीके से किया गया था? क्या इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेसिस तैयार किए थे? तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह के हैं, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, कैसे किस तरीके से बेटा ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस तरीके से, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दो तरह के हैं। फर्स्ट है बेटा प्रोकैरियोट, फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक और सेकंड है यूकैरियोटिक। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक और सेकंड है यूकैरियोटिक। दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो आप इनको स्टडी कैसे कर सकते हैं एक साथ? तो स्टडी करना काफी मुश्किल है, तो इसीलिए इन R.H. विटेकर साइंटिस्ट ने एक सिस्टम बनाया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अलग अलग किंगडम के अंदर डिवाइड किया। तो दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारी अर्थ पे, पहले है प्रोकैरियोटिक, सेकंड है बेटा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, साथ ही साथ ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है कि इनमें एक सेल प्रेजेंट होती है, जिन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उन्हें बोलते हैं हम यूनिसेलुलर, और जिनमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है उन्हें बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमेशा दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है बेटा? कैरियोटम मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इतने ज्यादा एडवांस टाइप के नहीं होते हैं, इनकी बॉडी बहुत ही सिंपल ग्रेड की होती है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एडवांस टाइप के होते हैं, इनमें एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यू का मतलब बेटा वेल डेवलप्ड, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, मतलब यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो हम देखें कि प्रोकैरियोट में किन ऑर्गेनिज्म को रखा है, ये हमें समझना क्यों जरूरी है बेटा। आपको अभी ये चीज समझ में आएगी आपको खुद कि हमने इस पार्ट को क्यों पढ़ा है, ठीक है। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर जितने प्रोकैरियोट्स हैं, है ना, इसमें फर्स्ट किंगडम बनाया गया, फर्स्ट किंगडम को रखा गया जिसका नाम है मोनेरा। तो सबसे पहला किंगडम था मोनेरा, है ना, सबसे पहला किंगडम था मोनेरा। आपको अभी इस चार्ट को अगर समझ लिया आपने तो आपको सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके कैरेक्टर्स समझ में आ जाएंगे, इजीली, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर आपने ये चार्ट समझ लिया तो आपको सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो इजीली समझ में आ जाएंगे, है ना। इसके बाद में हमने देखा कि जितने भी प्रोकैरियोट्स थे या फिर जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे उनमें फर्स्ट किंगडम रखा, पहला किंगडम बनाया गया मोनेरा। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो तरह के होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं हमेशा एक तरह के। कौन से? यूनिसेलुलर हमेशा एक तरह के होते हैं, नाम है प्रोटिस्टा।
किंगडम का नाम क्या है? प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले एक किंगडम बनाया गया मोनेरा, सेकंड किंगडम बना प्रोटिस्टा। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी अलग अलग तरह के, 3 तरह के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म 3 तरह के हैं। कैसे कैसे हैं बेटा? तो फर्स्ट है यहां पर मल्टी सेलुलर में, फर्स्ट है फंगस या फंजाई किंगडम। इसके बाद में अगर 4th नंबर की हम बात करें तो प्लांट्स, और 5th नंबर का एनिमल किंगडम। तो 5 किंगडम हो गए। फर्स्ट किंगडम हो गया मोनेरा, सेकंड किंगडम हो गया प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम हो गया फंजाई, फोर्थ किंगडम हो गया प्लांट्स, और 5th किंगडम हो गया एनिमल्स। प्लांट किंगडम को कई बार लिखा होता है बेटा प्लांटी किंगडम, तो प्लांटी किंगडम और प्लांट किंगडम एक ही बात है। एनिमल को लिखा होता है एनिमेलिया किंगडम, तो एनिमेलिया और एनिमल किंगडम एक ही बात है। तो आपको यहां से एक चीज समझ में आ गई बेटा कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, कभी मल्टीसेलुलर नहीं हो सकते हैं। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनमें एक किंगडम को रखा गया है मोनेरा। अब मोनेरा किंगडम के अंदर क्या आते हैं बेटा? मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं बेटा बैक्टीरियाज। क्या आते हैं? बैक्टीरियाज। इसलिए हमने इन किंगडम को डिस्कस किया है। हमें पता होना चाहिए कि कौन से किंगडम के अंदर क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। तो जितने बैक्टीरियाज हैं वो मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर क्या आते हैं बेटा? तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर मैं इधर लिख रहा हूं, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं प्रोटोजोन, प्रोटोजोन क्या आते हैं बेटा? प्रोटोजोन। और साथ ही साथ और क्या आते हैं? तो आते हैं यूनिसेलुलर एल्गी। क्या आता है बेटा? यूनिसेलुलर एल्गी। दिख रहा है बेटा आपको? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं प्रोटोजोन्स और यूनिसेलुलर एल्गीज। फंगस के अंदर क्या आते हैं बेटा? तो फंगस के अंदर आते हैं ईस्ट, है ना, ईस्ट आते हैं, मोल्ड आते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं बस अभी, बस बाकी के हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये ईस्ट, मोल्ड, मशरूम, ये किसके अंदर आते हैं? फंगस के अंदर आते हैं। प्लांट्स के अंदर क्या आते हैं बेटा? कुछ एल्गीज आते हैं जो कि यूनिसेलुलर है। वो तो किसके अंदर आ गए? यूनिसेलुलर एल्गीज इन प्रोटिस्टा के अंदर। मल्टी सेलुलर एल्गीज जितने भी हैं वो आ गए प्लांट्स के अंदर, और जितने भी प्लांट्स हैं इनके अंदर क्या आते हैं बेटा? एनिमल्स, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको डिवाइड किया गया। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन बेसिस था वो क्या था बेटा? सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन बेसिस क्या था कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट। सबसे पहले इन आर.एच. विटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई करने के लिए, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने के लिए कुछ क्लासिफिकेशन बेसिस तैयार किए, ठीक है, कि किन आधार पे, किन बेसिस पे इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाए। तो बेटा कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें बोलते हैं सिंपल न्यूक्लियस था, है ना, डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था, उन्हें रखा गया किस कैटेगरी में? प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में। और जिनमें डेवलप्ड न्यूक्लियस था, डेवलप्ड सेल प्रेजेंट थी, उन्हें रखा गया यूकैरियोटिक की कैटेगरी में। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमेशा लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। तो मतलब प्रोकैरियोटिक में हमेशा एक सेल प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज जो किस किंगडम में रखा जाता है? तो मोनेरा। तो आपको यहाँ से मोनेरा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता चले, जैसे मोनेरा किंगडम में बैक्टीरियाज आते हैं एग्जाम्पल में। मोनेरा किंगडम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे प्रोकैरियोटिक हैं, और मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें हमेशा एक सेल प्रेजेंट होती है। तो हमें यहाँ से कुछ कैरेक्टर्स पता चले ना। अब बेटा बैक्टीरियाज जो है, बैक्टीरियाज काफी सिंपल स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर, ज्यादा वेल डेवलप टाइप के नहीं होते हैं ये, और इनमें
कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ बैक्टीरियाज में सेल वॉल एब्सेंट भी होती है। कुछ बैक्टीरियाज अपना फूड बना भी सकते हैं, मतलब अपने आप एनर्जी गेन कर सकते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने नरिशमेंट के लिए, ठीक है। तो बैक्टीरियाज पैरासिटिक भी होते हैं, बैक्टीरियाज डिफरेंट डिजीज भी कॉज करते हैं, हमें डिजीज भी डिस्कस करना है आगे बैक्टीरियाज से होने वाली। इसके बाद में कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, इन्होंने देखा आर.एच. व्हिटेकर ने कि हमारी अर्थ पे कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि जिनमें डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो कि डेवलप्ड सेल है। अब ये इन्होंने देखा कि उनमें भी दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक सेल है और डेवलप टाइप की सेल है, एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे जिनमें बहुत सारी है सेल है और डेवलप टाइप की है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आया दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा का क्या फीचर है कि जितने भी प्रोटिस्टा के लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा किंगडम के, वो हमेशा यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। एग्जाम्पल क्या आता है इसके अंदर, प्रोटोजोन्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, इस प्रोटोजोन में आते हैं, जो कि किसके अंदर आता है, किस किंगडम के अंदर आता है बेटा, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। जितने भी यूनिसेलुलर एल्गीज हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, यूनिसेलुलर एल्गीज आते हैं इसी प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। अब बेटा आपको पता है कि प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन भी आते हैं और एल्गी भी आते हैं। एल्गी तो हमेशा अपना फूड बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब एल्गीज के अंदर तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड हो गया, लेकिन ये प्रोटोजोन अपना फूड नहीं बना सकते हैं, तो ये प्रोटोजोन दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने पैरासाइट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स के अंदर जाके ये क्या करते हैं, उनसे नरिशमेंट लेते हैं, तो एंडोपैरासाइट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, उसमें तीन किंगडम को रखा गया, फंजाई को, एनिमल्स को और प्लांट किंगडम को। फंजाई कैसा होता है बेटा, फंजाई में आते हैं एग्जाम्पल ईस्ट, मशरूम और मोल्ड, कुछ और एग्जाम्पल आते हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम, अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है बेटा, बस आपको समझना है। फंगस अपना फूड नहीं बना सकते बेटा, फंगस में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, हम देखेंगे किस केमिकल की प्रेजेंट होती है। फंगस नॉन ग्रीन होते हैं, इनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो हमेशा ये डीकम्पोज करते हैं फूड को, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डीकम्पोज करके ये फूड को ऑब्टेन करते हैं। प्लांट्स में एल्गीज आते हैं बेटा, लेकिन कैसे, मल्टीसेलुलर एल्गीज और साथ ही साथ में जितने भी प्लांट सेल है। एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं एनिमल्स, तो इस तरीके से ये 5 किंगडम तैयार हुआ। तो इस सिस्टम के अंदर, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो बेसिस थे वो कौन कौन से थे बेटा, फर्स्ट था कि न्यूक्लियस कंडीशन कैसी है ना, या फिर सेल का अरेंजमेंट कैसा, सेल कैसी टाइप की है, डेवलप सेल है या कैसी है, बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप की सेल प्रेजेंट है, तो ये जो है ये प्रिमिटिव है और इसमें आती है बेटा एडवांस टाइप की सेल, डेवलप टाइप की सेल। फिर देखा गया यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर है, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे, न्यूट्रिशन मोड के बेसिस पे, है ना, सेल वॉल की प्रेजेंस के बेसिस पे इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया। तो कई बार आपसे क्लासिफिकेशन बेसिस में से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई किया, तो क्लासिफाई करने के लिए क्या बेसिस तैयार किए थे, तो कौन कौन से बेसिस थे बेटा, सबसे पहले देखा प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, उसके बाद देखा यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर है, इसके बाद देखा कि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, ठीक है। तो बैक्टीरियाज में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और प्लांट्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तैयार हुआ। इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए बेटा फ्लो चार्ट को। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, बस हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया बेटा, इतना एनफ है आज के लिए। आपको अच्छे से इस चार्ट को समझना है, हमने क्लासिफिकेशन बेसिस समझे, उनको समझना है किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया, हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट के पॉइंट लिखे हैं तो उनको भी आपको अच्छे से समझना है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।